हेलो एवरीवन, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं उन टॉपिक्स का नाम है, पहला सूरत विभाजन और उससे छत्तीसगढ़ में प्रभाव। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में इसकी भूमिका एवं जागृति का माध्यम। जैसे उसके अंतर्गत आता है, पहला बिलासपुर में जागृति किस प्रकार से हुई, धमतरी में जागृति किस प्रकार से हुई, राजनांदगांव में जागृति किस प्रकार से हुई। इन सब टॉपिक के बारे में हम आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए यूजर हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप लास्ट तक हमारा वीडियो देखिए। अगर आपको लगता हो कि हमारा वीडियो यूजफुल है, आपके लिए लाभदायक है, तो बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे समस्त वीडियोस आसानी से प्राप्त होते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि हमारा सबसे पहला है सूरत विभाजन और छत्तीसगढ़। यदि हम बात करें सूरत विभाजन और छत्तीसगढ़ का इससे क्या महत्व है या इससे क्या प्रभाव पड़ा, तो सूरत विभाजन के बारे में पहले देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सन 1907 में सूरत विभाजन हुआ, जिस सूरत में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया। इसको सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1907 में, अर्थात सन 1907 में, जिसके तहत कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। एक था नरम दल और एक था गरम दल। ठीक है, याद रखिएगा, नरम दल और गरम दल। अब इसका छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। 1907 में ही सूरत विभाजन के पश्चात रायपुर में 29 मार्च सन 1907 को रायपुर के टाउन हॉल में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा की जानी थी। इसमें भी यह देखा गया कि जो गरम दल, राष्ट्रीय स्तर पर गरम दल के जो प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उसके कुछ लोकप्रिय या उनके समर्थक इसमें भी शामिल थे हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस शाखा में, जिसके अंतर्गत डॉक्टर मुंजे और है दादा साहब खरपड़े इत्यादि, ये सब बाल गंगाधर तिलक के समर्थक थे। अर्थात ये छत्तीसगढ़ में गरम दल के सक्रिय नेता के रूप में कार्यरत थे। तो यहाँ भी उसका प्रभाव देखने को पड़ा। जिस प्रकार से सूरत में कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई, ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी 29 मार्च 1907 को जो अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा की गई, इस अधिवेशन में कांग्रेस की दो शाखाएं अलग अलग हो गई, जिसके तहत एक शाखा थी गरम दल की शाखा और दूसरी शाखा थी नरम दल की शाखा। गरम दल की शाखा के अंतर्गत प्रमुख व्यक्तित्व अगर हम देखें तो उसमें प्रमुख थे दादा साहब खरपड़े, डॉक्टर मुंजे एवं अन्य सक्रिय सदस्य, तथा उनके तहत नरम दल के अगर हम सदस्य देखें तो नरम दल के सदस्य के रूप में वहां मौजूद थे स्वयं डॉक्टर हरि सिंह गौर, जो कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके अलावा डॉक्टर माघोलकर इत्यादि। ठीक, अब इसी के तहत अगर हम आगे देखें तो जब कांग्रेस अधिवेशन प्रारंभ हुआ रायपुर के टाउन हॉल में 29 मार्च 1907 को, तो दादा साहब खारपड़े द्वारा एक विचार प्रस्तुत किया गया कि अधिवेशन का प्रारंभ या अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम शब्द के साथ या वंदे मातरम उद्घोष के साथ करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय वंदे मातरम बोलने से जेल की यात्रा करनी पड़ती थी। अगर कोई शिकायत कर दे कि किसी जगह पर वंदे मातरम को उद्घोष किया जा रहा है, तो जो ब्रिटिश अधिकारी रहते थे वे हमारे भारतीयों को जेल के अंदर डाल दिया करते थे। तो डॉक्टर माघोलकर और डॉक्टर हरि सिंह गौर ने दादा साहब खारपड़े के इस विचार पर विरोध प्रकट किया कि खारपड़े साहब, आप जो बोल रहे हैं कि वंदे मातरम के साथ हम शब्द का शुरुआत करें, कांग्रेस अधिवेशन का शुरुआत करें, यह संभव नहीं है, यह सही या उचित नहीं रहेगा। इस बात को सुनते ही दादा साहब खारपड़े थोड़ा सा उनसे नाराज हो गए और नाराज होने के पश्चात
वे अपने सक्रिय सदस्यों को लेकर अर्थात गरम दल वालों को लेकर उस टाउन हॉल से बाहर निकल गए, अधिवेशन से बाहर चले गए। उसके पश्चात पंडित शुक्ल जी द्वारा समस्त बाकी जो वहां सदस्य उपस्थित थे उन समस्त सदस्यों को समझाने का प्रयास किया गया, और जब उन्होंने गंभीरतापूर्वक बाकी सदस्यों को समझाया कि जो डॉक्टर माघोलकर और डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा विरोध उत्पन्न किया गया वह सही नहीं था, दादा साहब खारपड़े जो बोल रहे थे कि वंदे मातरम के उद्घोष के साथ करना चाहिए वह सही है, तो बाद में उनके गंभीरतापूर्वक समझाने पर सभी लोग समझ गए। किंतु दादा साहब खारपड़े और डॉक्टर मुंजे तो अपने अन्य सक्रिय सदस्यों के साथ वहां से निकल गए थे, इसीलिए वे दोबारा अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। और उसी दिन शाम को रायपुर के ही हनुमान मंदिर के निकट उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। किन्होंने? डॉक्टर मुंजे और दादा साहब खारपड़े। याद रखिएगा कि जब दादा साहब खारपड़े और डॉक्टर मुंजे अधिवेशन से बाहर निकल जाते हैं, कांग्रेस अधिवेशन से, उसके पश्चात उसी दिन हनुमान मंदिर में के आसपास में रायपुर में वे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं, और इसमें वे अपने अधिवेशन से निकलने का रीजन बताते हैं, कारण बताते हैं कि क्यों उन्होंने अधिवेशन को छोड़ा, उसका वे कारण बताते हैं। और साथ ही साथ वे वहां पर खादी का प्रचार करते हैं, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए जोर डालते हैं, और साथ ही साथ जो विदेशी वस्त्र हैं, विदेशी वस्त्र हैं, उन सभी की आहुति देना या उनका विरोध करना, ऐसा उनका उद्देश्य रहता है। उस उद्देश्य को सबके सामने प्रकट करते हैं कि आप सभी क्या करें, जो भी विदेशी वस्तु आप यूज करते हैं, विदेशी कपड़े पहनते हैं, उन सभी का त्याग करना चाहिए और हमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए। इस बात को वे यहाँ दर्शाते हैं। इस बात को सुनकर जो जनसभा रहती है वो उसी दिन और उसके अगले दिन विदेशी वस्त्रों की होली जलाती है। होली जलाती है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि वे क्या करते हैं, सभी विदेशी वस्त्र जो यूज करते हैं उन विदेशी वस्त्रों को एक जगह रखकर मिट्टी तेल डालकर उसको जला देते हैं, अर्थात विदेशी वस्त्रों को छोड़ते हैं। यह उनके बताने का कारण है कि विदेशी वस्त्रों को वे त्याग करते हैं और स्वदेशी को अपनाने का यह एक प्रतीक के रूप में वे विदेशी वस्त्रों की होली जलाते हैं, आहूत करते हैं। ठीक, ये जानकारी प्राप्त होती है हमें सूरत विभाजन से, और सूरत विभाजन के पश्चात छत्तीसगढ़ पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो ये प्रभाव पड़ा। अब इसका परिणाम हमें प्राप्त हो गया कि परिणाम क्या प्राप्त होता है, जब दादा साहब खारपड़े वहां जनसभा को संबोधित करते हैं, उसके फलस्वरूप वहां विदेशी वस्त्रों की आहुति दे दी जाती है। उसके पश्चात अब कांग्रेस की जो शाखा है वो तो विभाजित हो चुकी है। अब इस कांग्रेस की शाखा जो विभाजित हो चुकी है उनको एक करने का प्रयास किया जाता है। कालांतर में जो राजनीतिक सत्ता के रूप में आते रहते हैं वे कांग्रेस के सदस्य चाहते हैं कि जो कांग्रेस दो शाखा में विभक्त हो चुकी है, जो फूट आ चुकी है, उनको एक करने का प्रयास किया जाए। इसीलिए 1915 में मध्य प्रांत और बरार प्रांत के परिषद का आयोजन होता है, और उस मध्य एवं बरार प्रांत के आयोजन में रायपुर जिले के सीएम ठक्कर प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? रायपुर जिले के सीएम ठक्कर, वे प्रतिनिधित्व करते हैं मध्य एवं बरार प्रांतीय परिषद में, और वहां वे नरम दल और गरम दल को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा सन 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक अपने केसरी नामक पत्रिका के लिखने के फलस्वरूप जो जेल चले गए थे, वहां से जब वापस लौटते हैं 6 वर्ष पश्चात 1914 में, तो 1914 में वे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की जो दो अलग अलग शाखा है, जो दो धड़ों में विभक्त हो चुकी है, उनको एक करने का प्रयास करते हैं। अर्थात जो प्रयास तिलक जी राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं वही प्रयास सीएम ठक्कर साहब हमारे प्रदेश स्तर पर करने की कोशिश करते हैं जब मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत परिषद का आयोजन होता है। तो ये प्रभाव हमें देखने को मिलता है सूरत विभाजन और छत्तीसगढ़ पर उसका प्रभाव। ठीक, आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगर कुछ भी डाउट रहे इसमें तो आप हमें कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। दूसरा हमारा टॉपिक आता है, तो दूसरा टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन से छत्तीसगढ़ के जिलों में क्या जागृति उत्पन्न हुई, या राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के जिलों पर क्या प्रभाव पड़ा वह। तो राष्ट्रीय आंदोलन के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के जिले, जिसमें प्रमुख थे बिलासपुर थे, धमतरी और राजनांदगांव, इन पर क्या प्रभाव पड़ा उसको देख रहे हैं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे
बिलासपुर में राष्ट्रीय जन जागृति के बारे में। तो बिलासपुर में राष्ट्रीय जन जागृति फैलाने का कार्य जिन व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा था उनमें प्रमुख थे ठाकुर बैरिस्टर छेदीलाल जी, ई राघवेंद्र राव जी और कुंज बिहारी अग्निहोत्री जी। तो उनका क्या योगदान रहा लोगों को जन जागरूक बनाने में, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उनके योगदान के बारे में जान लेते हैं। तो पहले नंबर पर आते हैं हमारे ठाकुर बैरिस्टर छेदीलाल जी। उनके बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है कि ठाकुर साहब 1913 ईस्वी को स्वदेश लौटे थे इंग्लैंड से अपनी बैरिस्टरी पास करके। कब लौटे थे? 1913 को। कहाँ से लौटे थे? इंग्लैंड से लौटे थे। कहाँ लौटे थे? तो अपने स्वदेश लौटे थे। ये बातें याद रखिएगा, आपके प्री के लिए क्या काम आएगा। इसके पश्चात वे जब अपने स्वदेश लौटे 1913 ईस्वी को, तो उसके पश्चात उन्होंने यहाँ पर रामलीला के माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाने का कार्य आरंभ किया। और जैसे ही वे कांग्रेस से जुड़े उसके पश्चात से उनके जन जागृति कार्य का यह कार्य और आगे बढ़ता गया। ठीक, इसके पश्चात यह जानकारी प्राप्त होती है कि ठाकुर साहब राजस्थानी सिसोदिया परिवार के राजपूत थे। यह भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम दूसरे शख्स ई राघवेंद्र राव जी के बारे में देखें तो ई राघवेंद्र राव जी के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है कि 1907 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें बिलासपुर जिले का प्रतिनिधित्व ई राघवेंद्र राव जी ने किया था। इस समय इनकी आयु मात्र 18 वर्ष की थी, जिस आयु में अभी वर्तमान में बच्चे 11वीं-12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। उस आयु में उन्होंने बिलासपुर जिले का, पूरे संपूर्ण जिले का प्रतिनिधित्व किया था कांग्रेस अधिवेशन में। अर्थात यह जानकारी प्राप्त होती है कि ये अल्प आयु से ही राजनीति में रुचि रखते थे। तथा यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि वे 1914 में अपने स्वदेश वापस लौटे अपनी बैरिस्टरी पूरा करके। ये आंध्र प्रदेश के या आंध्रा के कृष्णा जिले से संबंधित है। इसके अलावा यह जानकारी प्राप्त होती है कि जब 1915 में सीएम ठक्कर जब प्रतिनिधित्व कर रहे थे नरम दल और गरम दल को एक करने के लिए मध्य एवं बरार प्रांत अधिवेशन में, तो उस समय ई राघवेंद्र राव जी ने नरम दल और गरम दल के बीच में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ उसमें नरम दल और गरम दल के बीच में मध्यस्थता का कार्य किया ई राघवेंद्र राव जी ने। इसके अलावा और जानकारी प्राप्त होती है कि 26 वर्ष की उम्र में ये बिलासपुर नगर पालिका के अध्यक्ष भी चयनित हुए। इसके अलावा यह जानकारी प्राप्त होती है कि वे धीरे से काउंसिल में और काउंसिल के पश्चात आगे पोस्ट में बढ़ते गए। तो ये ई राघवेंद्र राव जी के बारे में जानकारी मिलती है। तथा तीसरा अगर हम देखें कुंज बिहारी अग्निहोत्री जी के बारे में, तो कुंज बिहारी अग्निहोत्री जी के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है कि जब बाल गंगाधर तिलक जी को होम रूल लीग के तहत छत्तीसगढ़ प्रांत मिला, तो छत्तीसगढ़ प्रांत में उन्होंने कुंज बिहारी अग्निहोत्री जी को अपना सहायक के रूप में बिलासपुर जिले में छोड़ दिया और बिलासपुर जिले के अंतर्गत होम रूल लीग की स्थापना और होम रूल लीग के संबंध में समस्त जानकारियां कुंज बिहारी अग्निहोत्री जी के थ्रू प्राप्त होती थी। ये प्रमुख जानकारियां हमें मिलती है बिलासपुर में किस प्रकार से जन जागृति उत्पन्न हुई और लोगों को कौन कौन प्रेरित करते थे उनके बारे में। अब हम बात करें दूसरे जिले में, तो दूसरा जिला आता है हमारा राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिले के बारे में अगर हम बात करें तो राजनांदगांव जिला में सबसे प्रमुख है बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल। तो उसके बारे में आप सभी भली भांति से जान रहे हैं कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हमेशा से कृषकों के प्रिय रहे हैं और कृषकों के प्रिय रहने का कारण उनका सबसे प्रमुख है कि जब सर्वप्रथम बीएनसी मजदूर हड़ताल हुआ तो उसमें प्रमुख रूप से हिस्सा लिया था हमारे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। इसके अलावा और वह जानकारी प्राप्त होती है कि ठाकुर साहब ने विद्यार्थियों के आंदोलन में उनका सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा वंदे मातरम शब्द का उद्घोष कर वे किसी भी आंदोलन की शुरुआत करते थे। तथा ठाकुर साहब जी के बारे में अगर हम और बात करें तो वे उनके सहयोगी के रूप में शिवलाल जी एवं शंकर खरे जी कार्य करते थे। तथा ठाकुर साहब जी सदैव खादी का प्रचार करते थे अपने साथियों के साथ मिलकर। इसके अलावा उन्होंने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना सन 1909 में की, जो कि कांग्रेस के सदस्यों को एक जगह
बुलाकर उनका अधिवेशन कराने का एक केंद्र बन चुका था। इस केंद्र को पूरी तरह से व्यापक रूप से खुले में प्रचार नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक पुस्तकालय का सहारा लिया जिसे सरस्वती पुस्तकालय कहा गया, और उस पुस्तकालय को फिर एक केंद्र बना दिया कांग्रेस के अधिवेशन के रूप में या कांग्रेस की मीटिंग बैठक हॉल के रूप में। इसके अलावा जानकारी प्राप्त होती है कि सहकारिता आंदोलन का जो है जनक इन्हीं को माना जाता है। किनको? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी जो है वो सहकारिता आंदोलन के जनक भी कहलाते हैं। और हम बात करें इनके प्रमुख हड़ताल अर्थात मजदूर हड़ताल के बारे में, जो कि बीएनसी मिल में हुआ था, तो बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल में इन्होंने सबसे सक्रिय भूमिका निभाई थी और 36 दिनों का सफल हड़ताल किया था, जिसमें इन्होंने गांधी जी को भी आहूत किया था, उनको बुलाया था। तो इनके बुलाने पर गांधी जी भी 21 दिसंबर 1920 को यहाँ शामिल हुए थे। और ये सब जानकारी प्राप्त होती है हमारे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बारे में। तो इससे हम देख सकते हैं, आप एक बार रिवीजन कर लीजिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बारे में। छात्रों का जुलूस निकलवाना, खादी का प्रचार, वंदे मातरम शब्द को उद्घोष करना, सहकारिता पत्र के जनक, इसके अलावा बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल, ये सब प्रमुख कार्य से यह जानकारी प्राप्त होती है कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा राजनांदगांव जिले में जन जागृति उत्पन्न हो रही थी। तो उनका प्रमुख हम किसे मान सकते हैं राजनांदगांव जिले में? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को। इसके अलावा अब हम देखते हैं अगला जिला हमारा धमतरी जिला। तो धमतरी जिले में किस प्रकार से जन जागृति फैली उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो धमतरी जिले के जागृति के बारे में अगर हम नहीं पढ़ते हैं या धमतरी जिले में किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग दिया, अगर हम उसको नहीं पढ़ते हैं तो हम राष्ट्रीय आंदोलन को भली भांति नहीं समझ सकते। क्योंकि धमतरी का एक गांव है कंडेल नामक जो गांव है, उसी के वजह से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को वहां जाना पड़ा और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कंडेल नामक एक गांव की वजह से संपूर्ण छत्तीसगढ़ को भारत के चित्र में स्थापित कर दिया। अर्थात भारत का जो रेखा चित्र हमें मिलता है, मानचित्र जो हमें मिलता है, उस मानचित्र में स्थान दिला दिया हमारे कंडेल नहर सत्याग्रह ने। और यह हुआ कहाँ था? तो धमतरी जिले में। तो कंडेल नहर सत्याग्रह के थ्रू आप समझ सकते हैं कि धमतरी में जन जागृति कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। और उसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को सहयोग के रूप में प्रदान किए थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने एवं नारायण राव मेघावाले जी ने। तो कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में आपको अपने अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो कंडेल नहर सत्याग्रह जो कि बहुत बड़ा विश्वव्यापक सत्याग्रह था, तो उस सत्याग्रह की वजह से भारत के मानचित्र में छत्तीसगढ़ को स्थापित कर दिया था। इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि धमतरी के जो सदस्य हैं वे पूरी तरह से जागरूक हो चुके थे। इसके अलावा और अन्य जिले जैसे दुर्ग जिले हैं और बहुत सारे जिले हैं, उन सभी में भी जन जागृति के बारे में देखने को मिलता है। आपको हम अपने अगले वीडियो में जरूर इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप में से यदि कोई यूजर जो नए होंगे वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको समस्त जानकारियां प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।